नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। देश के नाम संबोधन के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां की। पहली रैली बांकुरा में, दूसरी पुरुलिया, तीसरी झारग्राम और चौथी मेदिनीपुर में। मोदी का भाषण आधी आबादी पर फोकस्ड था। बंगाल का मूड पढ़ने के बाद आज मोदी ने अपना एग्जिट पोल बता दिया। मोदी ने जिस राज्य में जब तारीख बताकर ये कहा है कि लिख लो सरकार बनेगी, तो सूबे में हर बार बीजेपी ने सरकार बनाई है। आज बंगाल में भी मोदी ने 4 मई को सरकार बनने का ऐलान कर दिया। कह दिया कि लिखकर रख लो, 4 मई को टीएमसी की विदाई तय है। नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि ऐसी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई है। बिहार इसका लेटेस्ट उदाहरण है। उससे पहले महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह डिट्टो यही हुआ है। तो क्या वोटिंग से 3 दिन पहले ही बंगाल का रिजल्ट आउट हो गया है? ये नतीजा तभी आ सकता है जब ममता को मिलने वाले महिला वोट का 50% बीजेपी को ट्रांसफर हो जाए। क्या महिला आरक्षण बिल हारकर मोदी बंगाल जीत चुके हैं? क्या ममता, राहुल, अखिलेश को सियासी सजा मिलने की तारीख मुकर्रर हो गई है? 24 घंटे के अंदर मोदी के पास इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? इस रिपोर्ट में हम पिछले 48 घंटे की राजनीति को रिवर्स और फॉरवर्ड करके दिखाएंगे। आप सारा खेल समझ जाएंगे। आपने देखा है कि संसद में क्या हुआ है। टीएमसी ने बंगाल की बहनों के साथ एक और धोखा दिया है। क्या बंगाल का चुनाव मोदी ने पलट दिया? टीएमसी नहीं चाहती थी कि बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में एमएलए बने, ज्यादा संख्या में एमपी बने। बंगाल की बेटियां इनके महाजंगल राज को चुनौती दे रही है। टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश रची। क्या मोदी ने रातों रात 50% वोटर का मूड बदल दिया? मैं माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या टीएमसी को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बहनों के अधिकारों को लूटने वाली टीएमसी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? टीएमसी को पक्की सजा होगी? पक्की सजा होगी? बंगाल की आधी आबादी का वोट क्या मोदी को ट्रांसफर होगा? स्वागतम 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 हे बांकुरार पुण्यभूमिते मोदी जी स्वागतम स्वागतम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन गिरने के बाद मोदी की बंगाल में आज 4 रैलियां थीं। मोदी 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 प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र दास मोदी के। पहली रैली बांकुरा में की, दूसरी पुरुलिया में, तीसरी झारग्राम में, चौथी मेदिनीपुर में। आज मोदी का अंदाज बेहद आक्रामक था। मन में बहुत पीड़ा थी, मन बहुत ही आक्रोशित था और पूरे फोकस पर थी बंगाल की 50% आधी आबादी। इसीलिए जब मोदी मंच पर पहुंचे तो सिर्फ एक ही नारा था, एक ही उद्घोष था, एक ही अपील थी। मोदी जी के वरुण करे नीलेन। टीएमसी को सजा, टीएमसी को सजा, टीएमसी को सजा। महिलाओं के आरक्षण के लिए तो देश की संसद ने कानून बनाया है। अब समय आ गया है, देर नहीं होनी चाहिए, उसको बस लागू करना है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। लेकिन टीएमसी को ये पसंद नहीं आ रहा है। मैं बंगाल की हर बहन बेटी से कहूंगा, अब टीएमसी को सजा देनी है। अब टीएमसी को बड़ी सजा देनी है। महाजंगल राज को महासजा मिलनी चाहिए। सवाल यह है कि मोदी उस राज्य में महिला वोट के सहारे गेम पलटना चाहते हैं जहां की मुख्यमंत्री खुद एक महिला हैं, जिनकी पार्टी सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट देती है, जो महिलाओं के नाम पर सबसे ज्यादा योजनाएं देती हैं। टीएमसी के महिला टिकट की बात करें तो 2024 लोकसभा चुनाव टीएमसी ने 42 में से 12 महिलाओं को टिकट दिया था। कुल टिकट में महिलाओं की हिस्सेदारी 28.57% थी। 12 महिला उम्मीदवार में से 11 जीती। स्ट्राइक रेट 91.67% रहा। टीएमसी के कुल 28 उम्मीदवार जीते। लोकसभा में टीएमसी के जीते सांसदों में से महिलाओं का प्रतिशत 39.28% है। 2019 लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 42 में 17 महिला को टिकट दिए थे, यानी 40%। और अगर आज 2026 विधानसभा चुनाव की बात करें तो टीएमसी 294 में से 291 पर चुनाव लड़ रही है। टीएमसी ने 52 महिलाओं को टिकट दिया है, यानी 17.89%। बीजेपी ने 294 में से 33 महिलाओं को टिकट दिया है, यानी 11.2%। कांग्रेस ने 294 में से 35 महिलाओं को टिकट दिया है, यानी 11.9%। लेफ्ट ने 253 में से 34 महिलाओं को टिकट दिया है, यानी 13.43%। क्या मोदी महिला आरक्षण बिल संशोधन के गिरने का आरोप लगाकर बंगाल की आधी आबादी को कन्विंस कर लेंगे? क्या बंगाल की 50% आधी आबादी का वोट मोदी बीजेपी की तरफ ट्रांसफर करा लेंगे? मोदी का दावा है कि इस बार महिला बिल के मुद्दे पर टीएमसी का महिला विरोधी चेहरा एक्सपोज हो गया है। 4 मई को दीदी का जाना तय है। साथियों, मैं आमतौर पर चुनाव में कभी भी आगाही नहीं करता हूं। क्या नतीजा आएगा मैं कभी बोलता नहीं हूं। मैं सालों से चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन मैं उन बातों को टालता हूं। लेकिन इस बार जो भी मिलता है, छोटा सा व्यक्ति मिल जाए, घर में काम करने वाला व्यक्ति मिल जाए, सबको पूछे एक ही बात, इस बार बीजेपी की सरकार पक्की, इस बार बीजेपी की सरकार पक्की, सब कोई कह रहे हैं। ये सब देखने के बाद, ये सब सुनने के बाद और मेरे राजनीतिक अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं, इस बार बीजेपी बहुत भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और जब मैं भारी बहुमत से कह रहा हूं, मतलब कि पक्के विश्वास से कह रहा हूं, इस बार सरकार भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली है। बढ़िया बनाओ। मोदी आधी आबादी के बीच जाते हैं तो प्रतीकों के जरिए भी बड़ा मैसेज पहुंचा देते हैं। यकीन ना हो तो बंगाल के झारग्राम में मोदी की ये तस्वीरें देख लीजिए। अपना जाल मूली खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, धान थोड़ी खाएगा? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। बढ़िया बनाओ। प्याज खाते हैं आप? हाँ? प्याज खाते हैं? आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस।
नरेंद्र मोदी को लगता है कि इस बार टीएमसी जंगल राज के खिलाफ महिलाओं के भीतर बहुत गुस्सा है। बीजेपी के पक्ष में एक अंडर करंट वेव चल रही है और महिला बिल पर टीएमसी का जो अप्रोच सामने आया है उसे बीजेपी चुनाव में इनकैश कर सकती है। मोदी ने इसे बड़ा बनाने के लिए, महिलाओं के बीच लार्ज मैसेज पहुंचाने के लिए कल राष्ट्र के नाम संबोधन किया और आज 1 बाय 1 बंगाल के 4 कोनों से चौतरफा प्रहार किया। मोदी 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 मोदी। साथियों, बंगाल के ये चुनाव नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। टीएमसी का भय काल जाने वाला है। बीजेपी के भरोसे का सेवा काल आने वाला है। और साथियों, 4 मई को क्या नतीजे आने वाले हैं, इसकी झलक टीएमसी के बड़े नेताओं की भाषा में दिख रही है। कोलकाता में जो उनके बड़े नेता हैं, उनकी धमकियां, उनकी गुंडागर्दी की भाषा, उनका रोना धोना, ये 4 मई से पहले का एग्जिट पोल है। टीएमसी नेताओं की ये धमकियां खोखली है। इन धमकियों के पीछे टीएमसी वालों का डर है। ये डर ये है जो अब तक बंगाल केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। के लोगों को डराते थे, वो अब बंगाल टाइगर की दहाड़ से खुद डर गए हैं। ये बंगाल टाइगर की दहाड़ है। और बंगाल टाइगर कौन है? बंगाल टाइगर ये बंगाल की जनता है। आप बंगाल के टाइगर हैं। अब बंगाल की जनता दहाड़ रही है। अब नहीं सहेंगे, हटा कर रहेंगे निर्मम सरकार। महिला वोट मोदी के लिए बहुत मैटर करता है और महिला वोट बंगाल में टीएमसी के लिए भी मैटर करता है। उसकी वजह है बंगाल के महिला वोट के ये आंकड़े। बंगाल विधानसभा चुनाव का सीएसडीएस का डेटा कहता है 2011 में टीएमसी को महिलाओं के 49% वोट मिले, जबकि बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 4%, लेफ्ट का वोट शेयर 40%, अन्य 7%। 2016 में टीएमसी के महिला वोटर का ग्राफ 2% गिरकर 47% पर आ गया। बीजेपी का ग्राफ 4 से 6% बढ़कर 10% हो गया और लेफ्ट 25% पर आ गया, जबकि अन्य 7%, कांग्रेस प्लस 11% रहा। 2021 में टीएमसी का महिला वोटर्स का ग्राफ बढ़कर 50% भले हो गया, लेकिन बीजेपी लंबी छलांग लगाते हुए 10% से 36% पर पहुंच गई। कांग्रेस प्लस को 10% महिलाओं ने वोट किया, अन्य को 4%। भारत माता की। मोदी ये मानते हैं कि बंगाल में आधी आबादी के दिल में कमल के बीज लग चुके हैं। बंगाल जीतना है तो इसे पूरे बंगाल में पल्लवित करना होगा, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम गिराने में टीएमसी की भूमिका के जरिए अपने मकसद को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए मोदी बंगाल में जहां जा रहे हैं, आधी आबादी को टीएमसी के खिलाफ खड़े होने के लिए ललकार रहे हैं। देश की बहनों बेटियों को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण देने के लिए संसद में चर्चा हुई, लेकिन टीएमसी ने महिलाओं को आरक्षण देने वाले कानून को पारित नहीं होने दिया। महिलाओं के सपनों का गला घोट दिया है। टीएमसी को लगता है अगर ये कानून लागू हो गया तो गांव देहात से
निकली हुई हमारी माताएं बहनें, हमारी बंगाल की बेटियां विधानसभा में पहुंच करके इनके काले कारनामों का हिसाब मांगेगी, बेटियों पर हुए अत्याचारों का हिसाब मांगेगी। बंगाल में जितनी अधिक महिला विधायक आएगी, वे टीएमसी के गुंडाराज, हत्या और रेप के मामलों की पोल खोलेगी। इससे टीएमसी के पाले हुए गुंडों को समस्या हो जाएगी। इसलिए टीएमसी महिलाओं को 33% आरक्षण देने के खिलाफ है। साथियों, टीएमसी बहनों बेटियों के आरक्षण को रोक रही है, जबकि संसद में कानून बना है, लेकिन अपने बैंक को धर्म के आधार पर आरक्षण देने लगी है। वोट बैंक के लिए धर्म से आधारित आरक्षण देना, यह खेल चल रहा है। ओबीसी का आरक्षण छीनना और मुस्लिम समाज को देने में जुटी है, जो संविधान के हिसाब से गलत है, जो कोर्ट के हिसाब से गलत है। इसलिए मैं सभी बहनों बेटियों से कहूंगा, इस बार टीएमसी को बड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। मिलेगी ना? टीएमसी को सजा मिलेगी ना? हर बूथ में सजा मिलेगी ना? हर घर से सजा मिलेगी ना? भारत में 70 करोड़ आधी आबादी है। यह सबसे बड़ा वोट बैंक है। किसी धर्म से बड़ा, किसी जाति से बड़ा वोट है। पिछड़े भी हैं, अगड़े भी हैं, एससी एसटी सब हैं। जिससे महिलाएं चाहें जिता दें, जिससे चाहें तो हरा दें। नरेंद्र मोदी हर उस तार को छू रहे हैं जो आधी आबादी के दिल को छूती है। नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल से आदिवासी महिलाओं की भी बात की, जिक्र राष्ट्रपति का किया, लेकिन मोदी की बातों से सबसे ज्यादा दर्द दीदी को हुआ। आदिवासी बहनों बेटियों से तो टीएमसी बहुत नफरत करती है। बीजेपी ने देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दी, क्योंकि हम आदिवासी समाज को सशक्त करना चाहते हैं। लेकिन टीएमसी ने आदिवासी बेटी के सामने अपना कैंडिडेट उतार दिया था। जैसे नेहरू जी ने बाबा साहब आम्बेडकर को पराजित करने के लिए उम्मीदवार उतारे थे, वैसे ही कांग्रेस टीएमसी ने आदिवासी राष्ट्रपति को पराजित करने के लिए बहुत बड़ा खेल खेला था। यानी ये नहीं चाहते थे कि आदिवासी बेटी देश की राष्ट्रपति बने। साथियों, आज पूरी दुनिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का सम्मान करती है, लेकिन आदिवासी विरोधी टीएमसी उनका अपमान करती है। यहां बंगाल में जब राष्ट्रपति जी आई, केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। तो टीएमसी ने कैसे उनका अपमान किया, ये पूरे देश ने देखा है। बंगाल की बहनें आदिवासी समाज के इस अपमान को, एक राष्ट्रपति के अपमान को कभी भी नहीं भूलेगा। बंगाल में एसटी आबादी कुल आबादी का करीब 6% है। विधानसभा की कुल 16 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। 2021 के चुनाव में टीएमसी 9 और बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी।
मोदी ने आदिवासी महिला के सम्मान में स्वाभिमान का मुद्दा उठाकर दीदी को मुश्किल में डाल दिया है। अगर मोदी की बात बंगाल की आदिवासी बाहुल्य वाली 16 सीटों की आधी आबादी के दिल में उतर गई तो दीदी को आदिवासी बेल्ट में चुनौती मिलनी तय है। नरेंद्र मोदी महिला बिल के गिरने के बाद इतने ज्यादा आत्मविश्वास से भर गए हैं कि 4 मई को बीजेपी की जीत की गारंटी भी दे दी है। साथ ही चेतावनी भी दे दी है कि 4 मई की जीत के बाद बंगाल में बीजेपी क्या करने वाली है। टीएमसी के सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो। वहां पर 23 तारीख के पहले कर लो, क्योंकि 4 मई के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा। यहां विष्णुपुर का माफिया बालू, पत्थर, कोयले के अवैध खनन से जुड़ा टीएमसी का सिंडिकेट, कान खोलकर सुन लो, कान खोलकर सुन लो, ये सब छोड़बे ना, ये सब बीजेपी को पता है कि बंगाल में अगर दीदी के सिंहासन को हिलाना है तो आधी आबादी को जगाना होगा, दीदी के खिलाफ खड़ा करना होगा। बस चंद दिन पश्चिम बंगाल में वोटिंग के बचे हैं। बीजेपी ने महिला ब्रिगेड के साथ साथ अपनी टॉप लीडरशिप को बंगाल चुनाव में उतार दिया है। कंगना रनौत रोड शो कर रही हैं, बंगाल की आधी आबादी को दीदी की असलियत बता रही हैं। इन लोगों ने सारी देश की महिलाओं की पीठ में जो है छुरा घोंपा है। और देखिए, अपना कैमरा जनसैलाब की तरफ करिए, यहाँ से कैमरा जनसैलाब की तरफ करिए, पीछे और पीछे देखिए, पीछे देखिए। ये जो है, ये जनता का आक्रोश है। सारे जो है भाई बहन रास्ते पे आए हैं और अब की बार जो है ममता को जो है उसके कुशासन को, उसके अन्याय को, यहाँ बेटियां भी सेफ नहीं है। बेटियों को कहते हैं 8 बजे के बाद बाहर मत जाना, अगर रेप होता है तो कहते पैसे ले लो, लेकिन न्याय नहीं मिल सकता। घुसपैठियों के आगे जो है घुटने टेक दिए हैं ममता ने। तो इन्होंने सारी देश की बेटियों का भविष्य जो है खत्म करने की जो साजिश की है उसमें कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। चुनावी समर में उतरे योगी से लेकर अमित शाह, राजनाथ सिंह सब एक ही बात कर रहे हैं, आधी आबादी, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने महिला बिल पर विपक्ष के रुख की तुलना द्रौपदी के चीर हरण से कर पूरे इंडी गठबंधन पर करारा प्रहार किया है। आधी आबादी के मन में विपक्ष के इस नारी विरोधी आचरण के बारे में भारी आक्रोश है और वह आक्रोश कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके और अन्य उन दलों का जो इस पाप में भागीदार थे, उनके प्रति आधी आबादी के मन में यह आक्रोश आज देखने को मिल रहा है कि कैसे एक और प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए जाने वाले एक एक समाज के, देश के हित में जो कदम उठाए गए हैं, उन कदमों में कैसे बैरियर के रूप में और उन कदमों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इंडी गठबंधन किस हद तक जाकर के षड्यंत्र करता है। जो दृश्य वास्तव में सदन के अंदर इंडी गठबंधन का रहा है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके का रहा है, यह पूरी तरीके से एक बार उस दृश्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है
जो भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण जैसा दृश्य था। योगी सिर्फ टीएमसी और ममता बनर्जी को ही नहीं निशाने पर ले रहे हैं। बंगाल के बहाने अखिलेश यादव को मैसेज दिया है कि जो संसद में किया है उसका असर 2027 में भी होगा। लेकिन अखिलेश यादव कुछ और ही कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी आधी आबादी की ताकत का पता है। जनता के बढ़ते विरोध और आक्रोश से ध्यान हटाने के लिए साजिशन लाए गए तथाकथित महिला आरक्षण बिल की हार भाजपा की हार है। ये भाजपा की बदनीयत की भी हार है। भाजपा का हर प्रयास, हर बिल या तो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए होता है या समाज को बांटने का छल छलावा होता है। इस बार भाजपा इस बिल के माध्यम से महिलाओं की एकता में दरार डालकर उनको ठगना चाहती थी, लेकिन विपक्ष की एकता ने भाजपाई मंसूबों को धूल चटा दी। ये भाजपा के खिलाफ देश की सक्रिय हो चुकी जन चेतना की जीत है, जिसका प्रतिनिधित्व देश का विपक्ष कर रहा है। तथा कथित महिला आरक्षण बिल के बहाने भाजपा नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि महिला असुरक्षा, महिलाओं के खिलाफ बेतहाशा बढ़ती हिंसा व अपराध, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, बीमारी और शिक्षा की वजह से नारी भाजपा से किनारा कर चुकी है। अब सवाल है कि मोदी बोल रहे हैं, योगी बोल रहे हैं, बस महिला बिल का नाम लेकर विपक्ष को ललकार रहे हैं। क्या आधी आबादी के दिलो दिमाग में उनकी आवाज पहुंच रही है? बंगाल से क्या रिपोर्ट आ रही है? प्रणाम अम्मा, चुनाव है, क्या सोच रहे हैं अब की बार के चुनाव में? हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग गरीब आदमी हैं, जो आए हम लोग का भला करे, बस यही सोच रहे हैं। तो महिला आरक्षण की भी बात हो रही है। हाँ, तो महिला आरक्षण तो यहाँ है ही है। हाँ। जो बिल आया था संसद में, उस आरक्षण का कोई फर्क पड़ेगा इस चुनाव पे? फर्क पड़ेगा और नहीं पड़ेगा, हम लोग को उतना समझ नहीं है। नहीं है। क्या सोच के वोट देते हैं? सोच कर क्या, देश का नागरिक है, वोट देना है, वोट देते हैं बस। वोट देना जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी के तौर पर एक ही है, दोनों बहन। दोनों बहन हैं, एक ही है। तो एक महिला के तौर पर आपको कौन बेहतर लगता है? अब सभी समान लगता है। सभी समान लगता है, बेहतर नहीं लगता है। क्या कहना चाहेंगे दीदी, आपका नाम क्या है? शुदीपा बनर्जी। दीदी, क्या कहना चाहेंगे, ये महिला आरक्षण बिल तो कितना जरूरी था महिलाओं के लिए? ये तो बहुत ही जरूरी था। और एक जो चीज़ है, यहाँ का महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी यहाँ का महिला को वो सेफ सिक्योरिटी कुछ भी नहीं दे सके महिला लोगों के लिए। तो अभी ज़्यादातर आप देखिए, अभया का जो केस हुआ है, कस्बा लॉ कॉलेज का जो केस है, वो यहाँ पे कोई भी महिला सेफ एंड सिक्योर्ड है नहीं। तो वो कैसे चाहेंगे कि महिला लोगों को आरक्षण मिले? यही पहला बात है। अगर वो खुद ही नहीं चाहता कि महिला लोगों को सेफ्टी सिक्योरिटी मिले, तो वो महिला लोगों के लिए शिक्षा, महिला लोगों के लिए काम की जगह में आरक्षण, उनको तो ये नहीं चाहिए होगा। ये तो ज़्यादातर क्लियर बात है। खुद ही एक तो लेडीज होकर वो नहीं चाह रहा कोई महिला लोग जो सुरक्षित रहे, बेटियां लोग सुरक्षित रहे, उसमें वो फेल है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं ऐसे मुख्यमंत्री को हटाने के लिए, जो महिला लोग को आरक्षण देने नहीं सकेंगे, तो वो कहाँ का मुख्यमंत्री है? वो भी तो एक तो महिला है ना। हम चाहते हैं आरक्षण बिल हो, हम चाहते हैं उसके ऊपर, हम लोग चाहते हैं कि आरक्षण बिल हो। नहीं होने से हम लोगों को दिक्कत आ जा रही है, क्योंकि हम लोग ये सब महिला चाहेंगे आरक्षण बिल हो। ये तो वो बाधा दे रही है, यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है वो बाधा दे रही है। क्यों होने से उसको जानते नहीं है उसका क्या जाता है, क्यों हम लोग सेफ नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं आरक्षण बिल हो, क्योंकि लड़की लोग अभी सेफ नहीं है यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। होता है तो लड़की लोग। महिलाओं का जो कहना है कि आरक्षण बिल जरूरी था महिलाओं के लिए, लेकिन ये बिल सरकार की तरफ से पास ना करवाने की वजह से विरोधियों का ऊपर जो दबाव सरकार के ऊपर डाला गया, इसके वजह से कहीं ना कहीं महिलाएं खुश नहीं है। हॉर्मूज को लेकर अमेरिका ईरान के बीच टेंशन बहुत हाई है। हॉर्मूज में माइंस हटाने के लिए अमेरिका ने सी रोबोट तैनात करने का फैसला किया है। ईरान की मच्छर फ्लीट हॉर्मूज में जहाजों को लगातार टारगेट कर रही है। ईरान की आर्मी ने कहा है कि उनकी सेना अमेरिका से आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार है। ईरान में सेना और सरकार के बीच मतभेद होने की खबरें आ रही हैं। सेना ट्रंप की शर्तों पर समझौते के लिए तैयार नहीं है। IRGC ने ईरान के नेताओं को आगाह किया है, अमेरिका से कोई भी समझौता बिना सेना से पूछे नहीं करें। पाकिस्तान में मंगलवार से दोनों देशों के बीच अगले राउंड की बैठक होनी है। उससे पहले ही मिडिल ईस्ट में हथियारों की होड़ बहुत तेज हो गई है। खाड़ी में फिर युद्ध छिड़ेगा या शांति होगी, इस रिपोर्ट से समझिए।
करेगा, गोलियों से छलनी होगा। ना चेतावनी मिलेगी, ना अलर्ट आएगा, फायर ही फायर होगा। हॉर्मुज बंद है, हॉर्मुज खुला है, हॉर्मुज में टोल बंदी है, हॉर्मुज में नाकाबंदी है, हॉर्मुज में माइंस बिछी हैं, जहाज आ रहे हैं, जहाज रोके जा रहे हैं। हॉर्मुज को लेकर कंफ्यूजन ज्यादा, फ्यूजन कम है। ईरान के विदेश मंत्री जब कहते हैं हॉर्मुज सबके लिए खुला है, तभी आईआरजीसी की नेवी गन बोट से फायर शुरू कर देती है। ट्रंप जब कहते हैं कि हॉर्मुज में कोई टोल नहीं ले सकता, ईरान एक जहाज निकालने का 20 लाख वसूलने लगता है। ईरान ने अब रेड लाइन क्रॉस करने की जरूरत की है। उसने मित्र देशों पर हमले शुरू कर दिए हैं। भारत के 2 शिप पर गोलियां चलाने की गुस्ताखी कर दी है। ये दोनों भारत के कॉमर्शियल जहाज थे। हॉर्मुज में ईरान ने बिना किसी चेतावनी के भारत के जहाजों पर हमला किया। ईरान ने उन्हें निकलने की इजाजत दी थी। भारत के एक जहाज सनमार हेराल्ड का नाम ईरान की लिस्ट में दूसरे नंबर पर था। जहाज पर भारत का झंडा भी लगा था, फिर भी आईआरजीसी ने हमला कर दिया। Sepa Navy, this is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. भारत ने इस पर सख्त ऐतराज जताया, ईरान के एम्बेसडर को तलब किया। ईरान इसका ठीकरा अमेरिका पर फोड़ रहा है। ईरान दावा कर रहा है अमेरिका ने हॉर्मुज खोलने के बदले नाकेबंदी हटाने की बात मानी थी। अमेरिका ने वादा खिलाफी की, इसलिए ईरान ने हॉर्मुज में गोलियां चलानी शुरू कर दी। ईरान का कहना है कि अब हॉर्मुज तभी खुलेगा जब मुस्तफा खामनेई का आदेश आएगा। In Persian Gulf and Oman Sea. This is Iranian Sepa Navy calling you on channel 16. The Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiot. If you want to pass through the strait, you must ask permission from Iranian Sepa Navy. All vessels that have a connection with our enemies will be targeted if they try to pass the Strait of Hormuz out. क्या आईआरजीसी अब अब्बास अराक्ची का आदेश नहीं मानेगी? क्या आईआरजीसी अब गालिबाफ का आदेश नहीं मानेगी? क्या ईरान की लीडरशिप और मिलिट्री में मतभेद हो गए हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की लीडरशिप, जिसमें विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, संसद के स्पीकर और वार्ताकार, टीम के लीडर गालिबाफ और राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान समझौते के पक्ष में है, जबकि आईआरजीसी के सर्वेसर्वा अहमद वाइदी ट्रंप से किसी समझौते के खिलाफ हैं। वाइदी ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेना चाहते हैं। अमेरिका को युद्ध में हराकर मिडिल ईस्ट से उसके बेस खत्म करना चाहते हैं। ईरान की वार्ताकार टीम को वाहिदी पर्दे के पीछे से कंट्रोल कर रहे हैं। वाहिदी सुप्रीम लीडर मुस्तफा के डायरेक्ट टच में हैं। वाहिदी ने मुस्तफा को भरोसा दिलाया है वो युद्ध में अमेरिका को हरा देंगे। उसी भरोसे पर ईरान में आर्मी डे के दिन सुप्रीम लीडर मुस्तफा ने कहा कि ईरान दोबारा दुश्मन को हार का स्वाद चखाने को तैयार है। उनका ये लिखित बयान ईरान की सरकारी टीवी पर चलाया गया। मुस्तफा 28 फरवरी के बाद नहीं दिखे हैं, उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में मुस्तफा लिखित बयान भेज रहे हैं या आईआरजीसी उनके बयान लिख रही है, ये भी कंफ्यूजन है। अब ईरानी समझौता दल के हेड गालिबाफ ने एक और बम फोड़ा है। गालिबाफ का दावा है कि सीज फायर की मांग ट्रंप ने की थी, ईरान ने नहीं। ईरान तो युद्ध के मैदान में जीत रहा है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी दावा किया है कि ट्रंप सीज फायर के लिए बहाने ढूंढ रहे थे। ट्रंप के एक करीबी के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है, राष्ट्रपति का आज रात एक समूची सभ्यता खत्म हो जाएगी वाला ट्वीट सिर्फ ईरान को डराने के लिए था, जिससे वो समझौता कर ले। 8 अप्रैल से 22 अप्रैल के सीज फायर में ट्रंप के 2 बड़े ऑब्जेक्टिव थे। हॉर्मुज को सबके लिए खुलवाना,
जिससे ऊर्जा का संकट पैदा ना हो। नाकेबंदी कर ईरान के तेल टैंकरों को रोकना, जिससे वो युद्ध का सामान नहीं खरीद पाए। हॉर्मुज में ट्रंप ईरान के जहाजों को तो रोकने में सफल रहे, मगर दूसरे देशों के जहाजों को निकलने का रास्ता नहीं खुलवा पाए। अब भी हॉर्मुज में ईरान का ही कंट्रोल है। मर्दम अजीज मा तंगे दर कंट्रोल जमहूर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में है। हमने अमेरिका की बारूदी सुरंग हटाने की कोशिश का कड़ा जवाब दिया और इसे युद्ध विराम का उल्लंघन माना। हालात टकराव के करीब पहुंच गए थे, लेकिन आखिर में दुश्मन पीछे हटा। अगर इस समय स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही हो रही है तो वो इसलिए है क्योंकि इसका कंट्रोल हमारे हाथ में है। अमेरिका ने हाल के दिनों में नाकाबंदी की घोषणा की है। ये एक लापरवाह और गैर समझदारी भरा फैसला है। ये संभव नहीं है कि दूसरे देश इस स्ट्रेट से गुजरे जबकि हम खुद नहीं गुजर सकते। अगर अमेरिका नाकाबंदी नहीं हटाता है तो हॉर्मुज से आवाजाही निश्चित रूप से सीमित कर दी जाएगी। सरा रो रहा नکنند حتما تردد در تنگه محدود خواهد شد، محدودیت روش خواهد اومد। बैटल ऑफ हॉर्मुज में ईरान कैसे 21 पड़ रहा है? ट्रंप हॉर्मुज को खुलवाने में क्यों फेल हो गए? बैटल ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने ताकत के बल पर नहीं, कुशल रणनीति से ट्रंप को मात दी है। पहली रणनीति, ईरान हॉर्मुज में हजारों फास्ट अटैक बोट एक साथ उतारता है। अमेरिकी डिफेंस एक साथ आई बोट को ट्रैक नहीं कर पाती। ईरानी बोट्स हॉर्मुज में शिप को चारों तरफ से घेर लेती हैं। शिप के कमांडर और क्रू को अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर देती हैं। दूसरी रणनीति, ईरान ने हॉर्मुज में हजारों बारूदी माइंस बिछा दी हैं। उसके पास भी सैकड़ों माइंस बची हैं, जिन्हें वो कभी भी हॉर्मुज में डालकर उसे पार करने वाले जहाजों को उड़ा सकता है। तीसरी रणनीति, हॉर्मुज के कोस्टल लाइन से सटे पहाड़ी इलाकों में ईरान के मोबाइल एंटी शिप मिसाइल लॉन्चर हैं, जहां से ईरान हॉर्मुज में ताबड़तोड़ मिसाइलें फायर करता है और भाग जाता है। चौथी रणनीति, ईरान ने हॉर्मुज में समंदर के नीचे गदीर क्लास की टॉर्पीडो तैनात कर रखी है, जो वहां से गुजरने वाले जहाजों के लिए बड़ा खतरा है। ईरान जानता है समंदर में ट्रंप की ताकत बहुत बड़ी है, उनके जंगी बेड़े बहुत ताकतवर हैं। वो आमने सामने की लड़ाई में नहीं जीत सकता, गुरिल्ला वॉरफेयर में ट्रंप को इतने घाव दे सकता है जिससे वो युद्ध खत्म करने को मजबूर हो। I don't know. Maybe not. Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately, we'll have to start dropping bombs again. हॉर्मुज बंद, ट्रंप के पास क्या विकल्प? क्या वेनेजुएला वाला प्लान एक्टिवेट करेंगे? ट्रंप अब ईरान की कमर तोड़ने के लिए वेनेजुएला वाला विकल्प अपनाने वाले हैं। समंदर में जहां भी ईरान के तेल जहाज मिलेंगे, ट्रंप उन्हें जब्त करवा लेंगे। अब सवाल उठता है, क्या ईरान के सैकड़ों घोस्ट टैंकर को पकड़ना ट्रंप के लिए मुमकिन है? हॉर्मुज से हर हफ्ते 2000 तेल के जहाज गुजरते हैं। सबको ट्रैक करना और जब्त करने के लिए भारी भरकम तैयारी चाहिए, जब ईरान भी हथियारों के साथ हॉर्मुज के किनारे पर बैठा हुआ है। अमेरिका से बचने के लिए ईरान अपने घोस्ट ऑयल शिप को डार्क मोड पर चला रहा है। डार्क मोड में शिप के ट्रांसपोंडर बंद कर दिए जाते हैं, जहाज को ट्रैक और ट्रेस करना नामुमकिन होता है। ईरान की इस चाल की काट के लिए अमेरिका ने AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम शुरू किया है। अमेरिका का AIS एक रेडियो बेस्ड सिस्टम है जो समंदर में तेल जहाजों को ट्रैक करता है। डार्क मोड में चलने वाले जहाजों को एकाउस्टिक सिग्नेचर से पकड़ता है। तेल जहाजों का इंजन यूनिक वाइब्रेशन फिंगरप्रिंट छोड़ता है, जिसे समंदर में छुपे अमेरिकी नेवी के अंडर वाटर सेंसर पकड़ लेते हैं। इंजन की गर्मी से भी अमेरिकी नेवी उन्हें ट्रैक कर लेती है। इसके बाद अमेरिका के जंगी शिप में मौजूद अपाचे हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं और मरीन कमांडो उस जहाज के डेक पर उतरकर कब्जा कर लेते हैं। Wanted to close up the strait again, you know, as they've been doing for years, and they can't blackmail us.
ट्रंप को ना ईरान में तेल मिला, ना एटमी यूरेनियम मिला, ना हॉर्मुज में उनकी दाल गली। ट्रंप के दिमाग में अब क्या चल रहा है? इसका जवाब बीते 24 घंटे में मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मूवमेंट को देखकर पता चल जाएगा। अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गिराल्ड आर फोर्ड को लाल सागर में शिफ्ट कर दिया है। अमेरिका के फाइटर जेट और रिफ्यूलिंग टैंकर मिडिल ईस्ट और पर्शियन गल्फ में उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश तेजी से ईरान के करीब पहुंच रहा है। इसके साथ अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर भी आ रहे हैं। इस बेड़े के साथ 6000 नेवी के जवान भी मिडिल ईस्ट आ रहे हैं। अगर डील पर ईरान राजी नहीं हुआ तो युद्ध का दूसरा फेज किसी भी पल शुरू हो सकता है। युद्ध के पहले राउंड में जो पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हुए थे, अमेरिका ने सीज फायर के दौरान उन्हें दोबारा ठीक कर लिया है। ये जॉर्डन के साल्टी एयरबेस की तस्वीरें हैं। अमेरिका ने इस बार एयर डिफेंस की मरम्मत के बाद उनकी पोजीशन बदली है। अब जॉर्डन में पैट्रियट और थर्ड को ऐसी जगहों पर शिफ्ट किया गया है जहां ईरान आसानी से अटैक कर उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए।